नमस्कार। आज हम एक बहुत ही जरूरी और दिलचस्प सफर पे निकलने वाले हैं। एक ऐसे सफर पर जो हमें ये समझने में मदद करेगा कि हम अपने स्कूलों को असल में सबके लिए कैसे बना सकते हैं। जी हाँ, हम बात करने वाले हैं समावेशी शिक्षा की। चलिए मिलकर जानते हैं कि एक ऐसा स्कूल कैसा होता है जहां हर बच्चे को लगे कि ये जगह उसी के लिए बनी है। तो चलिए अपनी बातचीत की शुरुआत एक बहुत ही बुनियादी सवाल से करते हैं। जरा सोचिए, क्या हर बच्चे को, चाहे उसकी जरूरतें, उसकी सीखने की रफ्तार कुछ भी हो, एक ही तरीके से पढ़ाना सही है? ये सवाल हमें दो बहुत जरूरी शब्दों के फर्क को समझने पर मजबूर करता है, समानता और समता। कहानी की शुरुआत होती है शिक्षा के उस पुराने मॉडल से जो दिव्यांग बच्चों के लिए बनाया तो गया था, लेकिन उसका आधार था अलगाव, मतलब उन्हें बाकी बच्चों से अलग रखने का सिस्टम। इस मॉडल को हम विशेष शिक्षा या स्पेशल एजुकेशन के नाम से जानते हैं। देखिए, ये उस जमाने में एक कदम आगे तो था। कम से कम बच्चों को पूरी तरह से नजरअंदाज तो नहीं किया जा रहा था। उनके लिए अलग स्कूल थे, अलग किताबें थीं और खास ट्रेनिंग वाले टीचर्स भी थे। लेकिन इसने अनजाने में एक दीवार खड़ी कर दी, जिसे शैक्षिक पृथक्करण कहते हैं। इसके पीछे सोच ये थी कि ये बच्चे शायद नॉर्मल स्कूलों में सीख ही नहीं सकते। खैर, वक्त बदला और एक और कोशिश हुई। इरादा तो बहुत अच्छा था, लेकिन ये कदम भी अधूरा ही रह गया। इस दौर को कहा गया एकीकरण या इंटीग्रेशन। तो फर्क क्या था इन दोनों में? जहां स्पेशल एजुकेशन बच्चों को पूरी तरह अलग सिस्टम में रखती थी, वहीं इंटीग्रेशन ने दिव्यांग बच्चों को मेन स्ट्रीम यानी सामान्य स्कूलों में दाखिला दे दिया। मतलब बच्चे फिजिकली तो एक ही छत के नीचे आ गए, पर सवाल यह है कि क्या इतना काफी था? और असल में ये मॉडल फेल हो गया। जानते हैं क्यों? क्योंकि स्कूल का सिस्टम, मतलब पढ़ाने का तरीका, किताबें, माहौल, वो बिल्कुल नहीं बदला। सारी की सारी जिम्मेदारी उस बच्चे पर डाल दी गई कि वो इस पहले से बने बनाए सिस्टम में खुद को फिट करे। और जाहिर है, जब सिस्टम बदलेगा ही नहीं तो नतीजा क्या होगा? बहुत से बच्चों ने या तो स्कूल छोड़ दिया या वो पीछे रह गए। और इन्हीं पिछली नाकामियों के तजुर्बे से एक बिल्कुल नया, एक क्रांतिकारी विचार पैदा हुआ। एक ऐसा विचार जिसने शिक्षा की पूरी दुनिया को देखने का नजरिया ही बदल दिया। और वो विचार था समावेशन यानी इंक्लूजन का। समावेशन की सबसे बड़ी और सबसे जरूरी बात पता है क्या है? ये सोच को पूरी तरह से पलट देता है। ये कहता है कि बच्चे को सिस्टम के लिए नहीं बदलना है, बल्कि सिस्टम को यानी स्कूल को हर एक बच्चे की जरूरत के हिसाब से खुद को बदलना होगा। ये एक बहुत बड़ा बदलाव था। तो अगर हम इस पूरे सफर को देखें तो ये कुछ ऐसा दिखता है। पहले था पृथक्करण, जहां बच्चे पूरी तरह अलग थे। फिर आया एकीकरण, जहां बच्चे को सिस्टम में फिट होने के लिए कहा गया। और आखिर में हम पहुंचे समावेशन तक, जहां सिस्टम खुद को हर बच्चे के लिए फिट बनाता है। ये अलगाव से अपनेपन तक का सफर है। ठीक है, तो ये आइडिया तो बहुत अच्छा है, लेकिन एक समावेशी क्लासरूम असल में होता कैसा है? मतलब प्रैक्टिकली वहां क्या अलग होता है? चलिए इसे थोड़ा और करीब से देखते हैं। सोचिए, एक ऐसी क्लास जहां का माहौल एकदम फ्रेंडली हो, जहां बच्चों को सवाल पूछने में डर ना लगे। यहाँ टीचर सिर्फ लेक्चर नहीं देता, बल्कि वो एक फैसिलिटेटर यानी मददगार की तरह काम करता है। वो समझता है कि हर बच्चा अलग तरीके से सीखता है और वो सबको उनके तरीके से सीखने में मदद करता है। यहाँ हर बच्चे की भाषा, उसके कल्चर का सम्मान होता है और सबसे जरूरी बात, सब बच्चे मिलकर एक दूसरे से सीखते हैं। अब ये विचार इतना पावरफुल था कि ये सिर्फ अच्छी बातों या किताबों तक ही सीमित नहीं रहा। इसे दुनिया भर के देशों ने और हमारे देश भारत ने भी कानून और पॉलिसी का हिस्सा बनाया। पिछले कुछ दशकों में इस पर लगातार काम हुआ है। 1994 में स्पेन में एक ग्लोबल स्टेटमेंट आया, जिसे सालामान का स्टेटमेंट कहते हैं। फिर 2009 में भारत में शिक्षा का अधिकार यानी आरटीई एक्ट आया। और 2016 में दिव्यांगजन अधिकार यानी आरपीडब्ल्यूडी एक्ट ने तो दिव्यांगता के अधिकारों का दायरा और भी बढ़ा दिया। ये जो 1994 का सालामान का स्टेटमेंट था ना, ये एक बहुत बड़ा मील का पत्थर था। इसमें 92 देशों ने मिलकर ये माना और ऐलान किया कि स्कूलों को अपने दरवाजे हर एक बच्चे के लिए खोलने होंगे, चाहे उसकी शारीरिक, मानसिक, सामाजिक कोई भी स्थिति हो। सीधा सा मतलब था, कोई भी बच्चा पीछे नहीं छूटेगा। और अब जरा इस एक नंबर को देखिए, 21। ये नंबर भारत की तरक्की की कहानी कहता है। 1995 के कानून में सिर्फ 7 तरह की विकलांगताओं को मान्यता दी गई थी, लेकिन 2016 के आरपीडब्ल्यूडी एक्ट ने इस दायरे को बढ़ाकर 21 कर दिया। इसमें एसिड अटैक सर्वाइवर्स से लेकर ऑटिज्म तक कई और स्थितियों को शामिल किया गया।
ये दिखाता है कि हमारी कानूनी समझ कितनी ज्यादा गहरी और विस्तृत हुई है। तो चलिए अब सबसे बड़े सवाल पर आते हैं। ये सारी बातें ठीक हैं, लेकिन स्कूल की चार दीवारी के बाहर इनकी क्या अहमियत है? एक बेहतर समाज बनाने के लिए ये समावेशी क्लासरूम इतने जरूरी क्यों हैं? और इसका जवाब बहुत सीधा और गहरा है, क्योंकि एक समावेशी समाज की नींव एक समावेशी स्कूल में ही रखी जाती है। जो बच्चे स्कूल में सीखेंगे, जैसा माहौल वो देखेंगे, वैसा ही समाज वो आगे चलकर बनाएंगे। स्कूल समाज का एक छोटा सा मॉडल ही तो है। सोचिए, जब अलग अलग तरह के बच्चे एक साथ बड़े होते हैं, साथ पढ़ते खेलते हैं, तो वे एक दूसरे के प्रति ज्यादा संवेदनशील बनते हैं, उनमें सहानुभूति आती है। इससे भविष्य में भेदभाव और पूर्वाग्रह की भावना कम होती है। और जब समाज के हर सदस्य को अपनी पूरी क्षमता दिखाने का मौका मिलता है, तो पूरा समाज ही मजबूत बनता है। समावेशन सिर्फ कुछ बच्चों के लिए नहीं, ये हम सबके लिए है। तो इसी सवाल के साथ हम आज की ये बातचीत यही खत्म करते हैं। हमने सिद्धांत समझे, कानून देखे और ये भी जाना कि ये क्यों जरूरी है। लेकिन असली काम तो अब शुरू होता है। इस पर जरूर सोचिएगा कि हमारे स्कूलों को सचमुच हर बच्चे के लिए एक बेहतरीन जगह बनाने के लिए हमारा अगला कदम क्या होना चाहिए। उम्मीद है आपको मदद मिली होगी। कृपया लाइक कीजिए, सब्सक्राइब करके टेट सारथी परिवार में शामिल हो जाइए और कमेंट्स में अपने सवाल छोड़ दीजिए। आपकी फीडबैक से ही हम बेहतर कंटेंट बनाते हैं और डिस्क्रिप्शन में जाकर बहुविकल्पी प्रश्न जरूर हल करें। धन्यवाद।